अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुश्किलात में घिरी तहरीक इंसाफ ने अब मुश्किल फैसले करना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई की क़यादत रहनुमा कारकुनान को मुकदमात और जेलों का सामना है। इन्हीं हालात में तहरीक इंसाफ ने 1 दिसंबर को इंटर पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। लेकिन अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया है कि बानी तहरीक इंसाफ कानूनी कदगन की वजह से पार्टी चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अदालत से डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद ही वो चेयरमैन का ओहदा दोबारा संभालेंगे। याद रहे कि सरबराह पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई थी, जो कि बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी। ताहम यह सजा अब भी अपनी जगह बरकरार है। इसी तरह की तफसीलात भी सामने आई हैं कि सरबराह पीटीआई के खानदान का कोई भी फर्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ताहाल नहीं लेगा। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद खुसूसी अदालत ने साइफर केस का ट्रायल जेल में ही करने का फैसला किया है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात के बायस अदालत में पेश नहीं कर सकते। तफसीलात के मुताबिक साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने या ना करने से मुताल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने फैसला महफूज किया था। आज जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने फैसले में कहा कि साइफर केस की समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा और सहाफियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाजत होगी। जज अबुल हस्ताद जुल्करनैन ने कहा कि फैमिली के 5 अफराद को भी समाअत पर आने की इजाजत होगी। बाद अज़ां साइफर केस की आइंदा समाअत जुमा 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। दीगर तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा भर में कन्वेंशन के इनेकाद की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। यहां सवाल यह है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से पार्टी चेयरमैन के बगैर इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या यह इलेक्शन गैर मुतनाज़ा रह सकेगा? क्योंकि पार्टी में ग्रुपिंग की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। पीटीआई तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन ने पार्टी में कौमी और सूबाई सतह पर नए अफराद की शमूलियत से मुतालिक हिदायत दी हैं, जिनके मुताबिक सीनियर सियासतदान हो या नुमाया शख्सियात, उनकी तहरीक इंसाफ में शमूलियत की मंजूरी के लिए मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब से रुजू करने की हिदायत की गई है। तहरीक इंसाफ की सियासत कहां खड़ी है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब माहिर आइन और कानून भी हैं अहमद उवैस साहब। आपका बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब। सबसे पहले फरमाइएगा कि 96 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई, उसके बाद से अब तक शायद ये पहला मौका होगा कि आपके बानी कायद या चेयरमैन वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे पार्टी ऑफिस चेयरमैनशिप का। ये कितना मुश्किल फैसला होगा पार्टी के लिए? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि पार्टी जब से मर्ज वजूद में आई और उसके बाद, बल्कि ये वाहिद पार्टी है जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन जो है इतने भरपूर तरीके से पूरे मुल्क के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर कैंडिडेट खड़े होकर और इलेक्शन करवाए गए हैं। 2 दफा में इनके बाकायदा इलेक्शन करवाए थे। बहरहाल जो इस वक्त जिस किस्म की सिचुएशन के अंदर डाला गया है और जिस क्रिटिकल स्टेज के ऊपर ये कंडीशन लगाई गई है, ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है उससे एक तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है और ऐसी कंडीशन क्रिएट की जा रही है कि जहां से इलेक्शन में इनकी गुडविल खराब हो और ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके। तो अब ये बहरहाल पार्टी के हाई कमांड जो है अभी बैठ के इसमें ये फैसला कर लेंगे। ये कलेक्टिव डिसीजन होगा और इंशाअल्लाह ताला उससे पहले ये डिसीजन जब तक नहीं होता है, वो मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ इससे मुतल्लिक वाज़िया और हतमी फैसला करके ये वाज़िया को बात कर सकूँ। ये एक कलेक्टिव डिसीजन होगा, वो पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर ही होगा और डिवीजन कोई नहीं है पार्टी के अंदर। ये सब ऐसी बातें हैं, कोई किसी किस्म की डिवीजन नहीं होगी और ये बाकायदा तौर के ऊपर कोई ऐसा ये सोच, अगर कोई किसी की ये सोच है कि डिवीजन होगी और यहाँ से कुछ एक ग्रुप जो है वो जाके जो अपने आप को डिप्राइव समझेगा वो जाके किसी और पार्टी में शामिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वोटर को, हर वर्कर को मालूम है, उनकी लीडरशिप को मालूम है कि पाकिस्तान में वोटर जो है वो अभी तक बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। सर 5 मिनट लेकिन और अहमद साहब पहले ये इत्तला बहरहाल अहमद साहब पहले ये फेयर चांस इनको दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इनकी प्रोवाइड की जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई जो है अब भी एक मुनफरद हैसियत में
इलेक्शन में कामयाब होकर सामने अहमद आए। साहब, पहले ये इत्तलाई थी कि पार्टी के बाकी तमाम ऑफिस पे तमाम ओहदों पर इलेक्शन होगा, लेकिन पार्टी चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, और अब आप साबिक हो जाएंगे अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, तो वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे दोबारा। लेकिन अब अचानक आज ये फैसला होता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे पार्टी पोजीशन के लिए। ये अभी मुझे लेटेस्ट पोजीशन का अभी मालूम नहीं है, इसलिए मैं इसके मतलब कुछ कह नहीं सकता कि ये फैसला हुआ है एक्चुअली कि नहीं हुआ, लेकिन यही था कि वो इलेक्शन में बिला मुकाबला इलेक्ट होंगे। बहरहाल पता लग जाएगा, ये बात जो है इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू गेट इट थ्रू बाय टुनाइट। तो फिर नुमाया मुनासिब मौजू कैंडिडेट कौन होगा जो आपके मौजूदा चेयरमैन को रिप्लेस कर सकता हो और पार्टी को लीड कर सके? इसीलिए मेरा ख्याल नहीं है कि ये ऐसी बात हो, इसलिए ये अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इस डिसीजन में भी खुद चेयरमैन का की अपनी जो है एक ओपिनियन जो है, ये उनका अपना फैसला जो है वही सबसे ज्यादा मुस्तहकम होगा। आप समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत छोड़ना पड़ी थी जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, और वो फैसला ये था कि जो शख्स 62-63 के तहत डिस्क्वालीफाई होता है वो अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता तो वो पार्टी ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकता, तो फिर नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत छोड़ना पड़ी थी और फिर उन्हें तायात कायद करना शुरू कर दिया नून लीग ने। आपको लगता है कि अगर मौजूदा चेयरमैन कंटेस्ट करते हैं और वो मुंतखब हो भी जाते हैं बिला मुकाबला चेयरमैन, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये कल को दोबारा आड़े आ सकता है उस इलेक्शन में? नहीं, देखिए ये 62-63 वाली इनके ऊपर कंडीशन तो नहीं है। ये 62-63 वाली कंडीशन के ऊपर तो इनको जो है वो सजा नहीं दी गई है। ये सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ के ऊपर तो चार्जेस ऑफ करप्शन जो थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के अंदर भी जो फैसला उसमें आया था, उसके अंदर भी ये सारी तमाम बातें डिटेल से सारी आ चुकी हैं। इनकी करप्शन के, इनके पार्टी, इनके प्रॉपर्टीज की डिटेल जो है वो सब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वो 62-63 की डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नजर उनको ये छोड़ना पड़ा था, और क्योंकि छोड़ा तो वो ऑफिस छोड़ा था, तो उसके बाद उनको दूसरा ऑफिस भी छोड़ना पड़ा था। वो सूरत हाल यहाँ इमरान खान के साथ वो कैफियत और वो सूरत हाल नहीं है। और आप समझते हैं कि पार्टी इंटैक्ट रहेगी? क्योंकि अमूमन पार्टी के अंदरूनी जब इंतखाबात होते हैं, और आपकी खुद तारीख है कि जब आपके आज से 7-8 साल पहले पार्टी में इंतखाबात हुए, और उसको आपकी पार्टी बहुत फ़ख्र से बयान कर रही थी कि हम एक पहली जमहूरी पार्टी बनने जा रहे हैं जिसमें इंतखाबात होंगे, लेकिन वो बड़ा नाकाम तजर्बा रहा था। उसके बाद पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई थी, बहुत सारे लोग नाराज़ हुए, छोड़ के चले गए, जैसे जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद थे और बहुत सारे लोग थे। तो अभी पार्टी चेयरमैन भी सामने नहीं है, वो जेल में है और उनकी गैर मौजूदगी में इंतखाबात होते हैं पार्टी के अंदर, तो पार्टी इंटैक्ट रहेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। इस वक्त उनकी चेयरमैन की अपनी पॉपुलैरिटी और पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी आवाम के अंदर है, उसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि कोई ग्रुप जो है वो छोड़ के नहीं जाएगा। उनको मालूम है कि इसको छोड़ के जाएंगे तो वो कहीं के नहीं रहते, और वो पार्टी के साथ स्टिक ही करेंगे। और वो जो पार्टी की अट्रैक्शन है और जो वोटर के उनके साथ ऑल ओवर पंजाब में और दूसरे सूबों के अंदर जो वोटर्स की उनके साथ हमदर्दी है और जो उनके साथ कमिटमेंट है, वो इस बात की गमाजी है कि ये पार्टी को यकीन रखेंगे और इसमें डमियन पैदा नहीं होने देंगे। और उनकी जगह पे जो भी अगर हम इस कंडीशन में बात करें कि वो खुद कंटेस्ट नहीं कर रहे और उनकी जगह पे कोई और पार्टी में मुनासिब शख्सियत सामने आती है पार्टी चेयरमैनशिप के लिए, तो फिर कानूनी तौर पे तो मौजूदा चेयरमैन पार्टी की फैसला साजी से लाताल्लुक हो जाएंगे, फिर तो वो फैसले नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बात जो है, इसकी अभी ऑथेंटिसिटी जो है, इट इज येट टू बी डिटरमाइंड। अच्छा, ये बात ऐसी हुई है या इसमें क्या लेटेस्ट पोजीशन में ये कहां से बात कैसे निकली है, क्योंकि मेरे तक ये इंफॉर्मेशन अभी एक ऑथेंटिक शक्ल में नहीं सामने आई है। इसलिए मैं आपको किसी किस्म की राय इसके ऊपर इस इशू के ऊपर नहीं दे सकता। राइट। आज जो साइफर केस की समाअत हुई,
शाह महमूद कुरैशी साहब को और साबिक वज़ीर आज़म और आपके चेयरमैन उन्हें पेश नहीं किया गया, बावजूद इसके कि 23 नवंबर का हुक्म था, उसमें इनको लाया जाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था और अब आज जज ने फैसला किया है कि वापस जेल ट्रायल होगा, लेकिन ओपन ट्रायल होगा। तो क्या जेल में ट्रायल और ओपन ट्रायल अब मुतमईन है तहरीक इंसाफ? देखिए, ओपन ट्रायल का कोर्ट का फैसला है और वही फैसला जो है वो मानना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो जुडिशरी के किए हुए फैसले, हाई कोर्ट के फैसले से अपने आप को बालातर नहीं समझ सकते। 11 मिनट हो गए सर। They will have to bow before the decision given by the High Court. इस एतबार से ये फैसला गलत है कि ट्रायल, ओपन ट्रायल जो है वो होते आए हैं माजी के अंदर भी, बड़े बड़े लीडरान के हुए हैं, और ये भी ओपन ट्रायल जो है उसका होगा। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में ओपन ट्रायल था, वो उनकी अपील जब सुनी गई थी, कहीं कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं थी। तो ये गलत तरीकाकार है, ये तासुर को देना और ये करना, ये सिचुएशन जो है ये सिर्फ उनको आउस्ट करने के लिए और अवाम के दरमियान, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान और उनके दरमियान में एक हर्डल क्रिएट करना, एक वॉइड, एक फासला क्रिएट करने के लिए ये सारी सिचुएशन की जा रही है, ताकि इलेक्शन में कामयाबी के इम्कानात जो है वो कम से कम किए जा सके। लेकिन आप इसको आप कैसे देखते हैं अहमद वैसा? हालात ये है कि वो लोग जो है और अवाम जो है, वोटर जो है, वो ज्यादा तनदही के साथ उनके साथ कमिटमेंट अपनी निभाएगा, खड़े हैं उनके साथ, और वो किसी सूरत किसी और को कबूल करने को तैयार नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं अहमद वैसा साहब के जज ने अपने आज फैसले में, जज साहब ने और भी सुना होगा कि आज वो कतर में क्या हो रहा है जी, वहां पे MOU साइन हो रहे हैं और वहां पे ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी वहां पे गए हुए केयर टेकर, और वहां पे कोई MOU साइन हो रहा है। अब MOU की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है कि ये इतना बड़ा सेटअप हो रहा है और 25 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट होगी और ये पाकिस्तान की तकदीर ओवरनाइट बदल जाएगी। ये एक लॉफ्टी स्टेटमेंट है और ये एक रोजी पिक्चर दिखाई जा रही है। आखिर में करे कि ये सारी चीजें अहमद साहब आखिर में केयर टेकर सेटअप का ये कोई काम नहीं कि ऐसा करे। अहमद साहब आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि जज साहब ने कहा कि 5-5 फैमिली मेंबर्स भी दोनों मुल्जमान के आ सकते हैं, वकला आ सकते हैं और आम शहरी जा सकते हैं, सहाफी जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल तादाद महदूद होगी, ज्यादा तादाद नहीं जा सकती। तो ओपन की जो लवाजमात है वो तो पूरे होने जाएंगे इस तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। वो तो कंडीशनल होंगे ना जी, वो 5 कौन होंगे, उनकी वो पूरा शजरा नसब जो है वो निकाला जाएगा, देखा जाएगा, परखा जाएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देंगी, फिर उनके अंदर जाने की इजाजत होगी। ये ओपन ट्रायल के तो बिल्कुल मुनाफी है ये सारी बात। जेल ट्रायल जो है इसको आप किसी सूरत भी ओपन ट्रायल नहीं कह सकते। सही, बिल्कुल के एक उस फैसले से बिल्कुल हटके जो है ये ओपन डिफाइंस है अदालत के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले की, ये बिल्कुल ओपन डिफाइंस। बहुत शुक्रिया। यानी आज के फैसला साइफर कोर्ट यानी खुसूसी अदालत के जज का, ये अहमद उवैस साहब के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है, डिफाइंस है, और तहरीक इंसाफ इस फैसले को मुस्तरद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे एक और स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। तारीख शायद है कि जो रियासतें अपने दरीना मसाइल हल करके अपनी सम दुरुस्त नहीं कर पाती, या तो उनका वजूद मिट जाता है या फिर वो मुफलिसी और महकूमी के अंधेरे गड्ढे में गिर जाती हैं। अजीम सल्तनत रोमा, सल्तनत फारस, सल्तनत उस्मानी और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जबकि जिन ममालिक ने अपने मसाइल के हल के लिए जामे इस्लाहात नाफिज की, उन्हें तरक्की और दवाम नसीब हुआ। बरतानिया, यूरोपीय ममालिक और अमरीका इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से हाल ही में एक चश्म कुशार रिपोर्ट जारी की है, जो हमारे पॉलिसी साजों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए एक खतरे की घंटी है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही की है, लेकिन इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स इंतहाई तशवीशनाक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मुअस्सर है और पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मुफादात हैं।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानी वसाइल के बहरान का सामना है। यही वजह है कि पाकिस्तान में दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल कौमी पैदावार और मुल्क की तरक्की के अमल को मुतासर कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा शरह है। इसी तरह 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। माली साल 2022 के इख्तिताम तक माली खसारा 22 साल की बुलंद तरीन शरह यानी 7.9% तक पहुंच गया। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से ज्यादा 78% की बुलंद शरह पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में ज़रई शोबे का GDP में हिस्सा 23% है और पाकिस्तान में ज़रई शोबा 40% लेबर फोर्स को रोजगार फराहम करता है, लेकिन पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान का ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई का शोबा नाकाबिल इन्हिसार और मईशत पर भारी है। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मुअस्सर है। पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मुफादात हैं। यहां सवाल यह है कि जिन खतरनाक मसाइल की निशानदेही आलमी बैंक कर रहा है, क्या पाकिस्तान के पॉलिसी साज इससे नावाकिफ हैं और क्या पाकिस्तान की रियासत के बारे में जिन मसाइल की निशानदेही की गई है उनका हल रियासत के पास मौजूद है या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ मौशी तज्जिया निगार माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हुए तो पाकिस्तान में कोई भी इंडिकेटर हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहा, ना स्टेट क्राफ्ट में जो गवर्नेंस का ढांचा है, ना पाकिस्तान की ज़राअत जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ना पाकिस्तान की सनतें, ना पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल। तो अगर इस तरह से हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं तो हम कैसे लेके जा सकते हैं? पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो पाकिस्तान के चैलेंजेस एक तो शॉर्ट टर्म के हैं और एक जो डीपर क्राइसिस है जिसका अभी आपने जिक्र किया। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो आए और वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ही आएगी। इसमें हमें IMF के साथ चलना है। दूसरी चीज जो डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभाल सके। तीसरी चीज ये है कि आप कोशिश करें कि मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आ सके। पर इन सब चीजों को एम्बेड करना है आपने। अगर आप मुल्क का जो ढांचा है, चाहे वो इकोनॉमिक गवर्नेंस का हो, चाहे वो सोशल गवर्नेंस का हो, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नेंस का हो, उसको ठीक करें। देखिए, एक बात थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो इतने पॉलिसी साजी है ना, इसको पाकिस्तान ने एक तरह से आउटसोर्स किया हुआ है। मतलब हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्हिसार करके और एक्सटर्नल पॉलिसी एडवाइस पे इन्हिसार करके इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने अपनी स्टेट की जो कैपेसिटी है टू कम अप विद पॉलिसी, टू कम अप विद अ प्लान, टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान, टू स्टीयर दैट प्लान, वो कमजोर कर दिया है। ये आपने मुझे पाकिस्तान के किसी जिसे कहेंगे यूनिवर्सिटी का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की किसी जो रिपोर्ट है उसका नहीं कहा, बल्कि आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट छापी है। यही हमारा मेजर मसला है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, क्या इनकी रिपोर्ट्स जो थी वो कहीं और से आ रही थी कि मनमोहन सिंह ने 1991 में तय किया कि मैं एक डॉक्यूमेंट लिखूंगा जो उसकी फाइनेंस मिनिस्टर की कलीदी स्पीच थी, जिसमें इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन का नक्शा खींचा गया, उसको अमली जामा पहनाया मॉन्टेक एस अलूवालिया ने। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा क्योंकि वो सरकार में बिल्कुल इनग्रेन्ड थे, बैठे हुए थे, एक सीनियर ब्यूरोक्रेसी की पोजीशन पे थे। उसका नाम था M डॉक्यूमेंट, जो ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट था, जो इम्प्लीमेंट किया गया। इसी तरह आप कहते हैं कि साउथ कोरिया आपका प्लान ले गया। चलें, वो आपका प्लान तो शायद ले गया होगा, बट जो जनरल पार्क थे उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि ईदर एक्सपोर्ट और आई विल टेक यू ओवर, यहां तक की उन्होंने बात की। सो कहानी क्या है? कहानी है अबाउट अ फ्यू गुड मेन एंड वुमेन। ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। दीज फ्यू गुड मेन एंड वुमेन वर फ्रॉम विद इन द कंट्रीज जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है। चाइना में भी ऐसा ही हुआ है। ये सारे ममालिक, ली क्वान यू की जो सिंगापुर की कहानी है वो भी ये है, जो उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम हमारे जब गए थे, उनको जो लिख के दी थी चीजें कि आप मुल्क में कर लें, वो आज भी
you know, are some things that we need to implement. But ये सारे मुल्कों की कहानी इनके उन लोगों की कहानी है। कई लोगों के तो मैंने आपके सामने नाम रख दिए हैं जिन्होंने they made this happen. You have not found those change agents in Pakistan to make it happen. डॉक्टर साहब जो मिसालें बहरहाल आप दे रहे हैं वो दुनिया की रोशन तरीन मिसालें हैं, रोशन तरीन मिसालें हैं, और ये वो तमाम ममालिक हैं जो शायद पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद जिन्होंने तरक्की का सफ़र शुरू किया, और हमसे आज वो एक शायद सदी भी आगे जा चुके होंगे तरक्की की दौड़ में। इसका मतलब है फिर पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी, जिन्होंने करना है, आप यहाँ बैठ के राय दे सकते हैं, एक तस्वीर दिखा सकते हैं कि साउथ कोरिया क्या है और सिंगापुर क्या है, मैं सवाल कर सकता हूँ, कुछ और लोग ताउन कर सकते हैं इदारे, लेकिन जिन्होंने करना है वो तो पॉलिटिकल विल रखने वाले लोग हैं। तो पॉलिटिकल विल नहीं है इसका मतलब। सो दो चीजें नहीं है। एक तो आई थिंक पॉलिटिकल सतह पर देखिए ना, तीन ही तरीके हैं जिनमें मुल्कों ने तरक्की की है। एक तो ये है कि यहाँ तो पॉलिटिक्स इतनी इवॉल्व हो जाए, पाकिस्तान की जो शऊर है वो इतना बुलंद हो जाए, और उस इवॉल्व्ड पॉलिटिक्स में उनके साथ अपनी टेक्नोक्रेसी भी चल रही हो जो इस चीज को आगे लेकर चले। ये तो एक तरीका है जो कि आइडियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका है। पर आपने ये भी देखा है कि कई मुल्क जो थे वो ऑटोक्रेटिक दौर में जिन्होंने तरक्की की है, यानी कि इवन चाइना को आप एक एक्सटेंट तक देखें, मलेशिया में बहुत लंबा दौर रहा महातीर साहब का, कंट्रोल डेमोक्रेसी थी मलेशिया में। जी ठीक। सो अब तीसरा तरीका है जिसका आपने अभी जिक्र कर दिया। सो पहला तरीका इवॉल्व डेमोक्रेसी, दूसरा ऑटोक्रेटिक तरीका है, और तीसरा तरीका है कि कोई आई थिंक ऐसा बार्गेन हो जिसमें स्टेट के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक तरफ पुल कर रहे हो। आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मतलब इस तरफ जाने की तरफ दिखाई दे रहा है। अर्ली साइंस यही हैं, चाहे वो SIFC का मॉडल हो, एस्टैब्लिशमेंट ने अभी ये जितना काम किया है वो आपके सामने हो, ये हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अब तरीका ये है कि एक तो ये जो रिलायंस ऑन द आउटसाइड है ना, इसको छोड़ दें, आप हमारी बात मानने की कोशिश करें। अब हमारी गुफ्तगू क्या है, देखिए, जब तक आप इंडक्ट नहीं करेंगे जो की मिनिस्ट्रीज है ना, उसमें जनरलिस्ट्स के सिस्टम से निकलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म हो जाएगा, ऐसा रिफॉर्म पिछले 20 25 30 साल में अटेम्प्ट हो चुका है, ये नहीं हुआ। आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी मिनिस्ट्रीज, जो कलीदी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, वहां क्रिटिकल मास ऑफ प्रोफेशनल्स लाना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिशियंस लाएं चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट लाए। जो कल के चेंज एजेंट्स बने वो शायद मॉन्टेक या ये जो हमारे थे मनमोहन सिंह तो नहीं बनेंगे, बट वो चेंज एजेंट्स बने, और जो एडवाइस है वो सॉलिड हो। ये एडवाइस इस चीज पे ना बेस्ड हो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से होगी कि बाहर से सारी चीजें आएंगी, गाड़ी असेंबल होगी और पाकिस्तान में सस्ती बिकेगी। दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस, दिस इज नॉट अ गुड ऑटो पॉलिसी। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग 12.5-13% ऑफ GDP रह गई है, इसको वापस 18% पे जाना है। ये पहला लॉन्ग टर्म का जुज है जिसको करेक्ट करना है। एग्रीकल्चर 1/3 आधी है इस वक्त अपनी प्रोडक्टिविटी में, यानी कि पैदावारी सलाहियत में। वीट 3 टन पर हेक्टर आपके यहाँ उगती है, आयरलैंड जो नंबर 1 है वर्ल्ड में, वहां 10 टन पर हेक्टर उगती है। अब ये जो गैप है इसको आपने तय करना है। सो ये नंबर 2 पाकिस्तान की चीज है। रॉक्स पे काम हो रहा है, रॉक से मेरा मतलब मादनियात आपकी हैं, वो आपने निकालनी है, उस पे काम करना है। अब ये कलीदी गुफ्तगू FPR को आपने इंश्योर करना है। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में भी हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बहुत सारे लोग इन बातों को बारहा TV चैनल्स पर उठाते रहे हैं जैसे आप इसको उठा रहे हैं, और हमारे पॉलिसी मेकर्स यानी हमारी सियासी जमातें जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिकल, वो भी इस बात से वाकिफ़ हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी ये सारी बातें जानती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ये सारी बातें जानती है। फिर वो डेड एंड कहाँ पे है जहाँ पे हम खड़े हैं? ये सब हो क्यों नहीं सकता? जानते तो सब है लेकिन हो क्यों नहीं सकता, और कर कोई कर क्यों नहीं पा रहा? जी अमीर, ये बड़ा सादा सी गुफ्तगू है, बिकॉज चेंज एजेंट्स जो हैं वो आप सरकार में इंडक्ट कर नहीं पा रहे। जब तक वो चेंज एजेंट्स आप सरकार में इंडक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज करें चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट करे, जो इस चेंज को इंश्योर कर सकें। देखिए, इकोनॉमीज फॉर बेटर और फॉर वर्स जो तरक्की करती हैं या नहीं करती हैं,
वो इसलिए नहीं सिर्फ होता कि आपने प्लान अच्छा लिख दिया या नहीं लिख दिया। प्लान तो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने भी कोई लिखा होगा, बट इट इज द पीपल जो इसको एनविजिज करते हैं, फिर उसको लिखते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये तीनों चीजें मिसिंग है। आप अभी भी अपनी जो कलीदी ढांचा है इसका, वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं एक जनरलिस्ट निजाम से। ये इससे मसला बनेगा नहीं आपका। जब तक कि हर एरिया में आप मुझे कहें कि मैं कॉमर्स पाकिस्तान का हैंडल करूं, मैं आपसे माजरत कर लूंगा, इसलिए कि मैं एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट हूं, मैं एक रिफॉर्म एक्सपर्ट हूं, मैं इसी चीज में एक्सपर्टीज रखता हूं। मैं बजट को तो ठीक कर सकता हूं, बट ट्रेड एक्सपर्ट्स ऑन देयर ओन है। दुनिया में इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई है, इसमें बिलीव करें। अगर नहीं बिलीव करेंगे तो आप खुद कभी भी नहीं प्लान लिख पाएंगे। और फिर इन्हिसार आपका, इस वक्त आपका कौन सा डॉक्यूमेंट इन वोग है? आप कहेंगे आईएमएफ का डॉक्यूमेंट है, मैं भी कहता हूं कि उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट जो आईएमएफ का डॉक्यूमेंट लिखना है, अब सोचिए कि क्या आप वो खुद लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने पाकिस्तान का आईएमएफ का वो प्रोग्राम कंप्लीट करवाया जो पाकिस्तान ने एक ही प्रोग्राम अपनी जिंदगी में किया। हम अपना डॉक्यूमेंट बैठकर खुद लिखते थे और फिर आईएमएफ से शेयर करते थे। अब क्या आप नेक्स्ट आने वाली हुकूमत में ये सकत डाल सकते हैं कि आप आईएमएफ के डॉक्यूमेंट के जुजियात खुद लिखिए, खुद तश्कील कीजिए एंड देन शेयर इट विद देम। और वो पाकिस्तान के जो डीपर मसाइल हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, बियॉन्ड के आप कीमतों को तब्दील कर दें, सही। आप मालियाती खसारा टैक्स लगाकर ले आएं, मॉनेटरी टाइटनिंग कर दें, डीवैल्यूएशन कर दें, मच बियॉन्ड दैट जो है एटलीस्ट सोच करें। देखिए ये आखिरी एक ही सवाल इलेक्टोरल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल। प्राइम मिनिस्टर चूंकि इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं और बार बार खबरें आ रही हैं कि शायद कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है, ख़ासतौर पे SIFC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में, यानी चंद हफ्तों में, इलेक्शन से पहले कोई ऐसी बड़ी खुशी की खबर आएगी? देखिए, एक तो ये तय है कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 13.7% पे है। ईस्ट एशिया का 30% पे था जिन्होंने तरक्की की। फिर मैं इसलिए मिसाल देता हूं कि आप देख लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। उसको बढ़ाने का एफडीआई एक तरीका है। एफडीआई जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनीज, बट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एज वेल एज मैनेजरियल ट्रांसफर। सो एक तो इस तरह सोचिए मुख्तलिफ अंदाज में। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए वहां से टेक्नोलॉजी लाइए। एक चीज के लिए जो न्यूज है वो हो सकती है, वो ये है कि रेको डिक के जो हमारे शेयर्स हैं उसकी एक इवैल्यूएशन कराई गई है और उस इवैल्यूएशन को मिडल ईस्टर्न ममालिक से शेयर किया गया है। सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है। लेट्स होप कि उस पे मूव कर सकें। MOUs जो साइन हुए, ये एक पहला स्टेप होता है। उसके बाद वो उसको इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड लेट्स होप कि वी मूव ऑन दैट एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मशीद हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे एक और स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। 8002 वरना थाने चलो। पाकिस्तान के 2 कौमी क्रिकेटर्स ने एक सूबे की पुलिस की रिश्वतखोरी की शर्मनाक दास्तान सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। इस दिलचस्प लेकिन अफसोसनाक वाकये की तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि रिश्वत एक ऐसी दीमक है जो किसी भी रियासत की जड़ें खोखली कर देती है और एक ऐसी बीमारी है जो पूरे माशरे को लागिर कर देती है। पाकिस्तान में भी रिश्वत की बीमारी आम है। बहुत से सरकारी उम्माल किसी जायज काम के एवज भी शहरियों से ईंटते हैं। कहीं इसे नजराना कहा जाता है और कहीं चाय पानी। दुनिया के बहुत से मुल्कों में भी कुछ ऐसे ही मसाइल थे, लेकिन उन्होंने इस रिश्वत पर काबू पाया। अगर हम हांगकांग की बात करें तो सन 70 की दिहाई में वहां यह हालत थी कि हर सरकारी महकमे में शहरियों से अलग अलग इस्तिलाह के साथ रिश्वत ली जाती थी। कहीं ब्लैक मनी तो कहीं टी मनी के नाम पर सरकारी उम्माल शहरियों से रिश्वत वसूल करते थे। हालत यह थी कि एम्बुलेंस का अमला भी किसी मरीज को उस वक्त तक अस्पताल नहीं पहुंचाता था जब तक उसे चाय पानी नहीं दिया जाता था। पुलिस अफसरान और एहलकार रिश्वतखोरी में सब पर बाजी ले गए थे। जब रिश्वत की बीमारी हद से बढ़ गई तो हांगकांग के शहरियों ने एहतजाज का रास्ता अपनाया। हुकूमत पर दबाव बढ़ा तो उसने एक आजाद इंसदाद बदउनवानी कमीशन कायम किया, जिसने पुलिस चीफ समेत मुतादिद एहलकारों को गिरफ्तार किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तालीमी निसाब में स्कूलों की सतह से रिश्वत की बुराई और ईमानदारी का दर्स शामिल किया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि सबसे कम बदउनवान मुल्कों में हांगकांग का 12वां नंबर है।
सिंध पुलिस ने सिंध से पंजाब की जानिब सफर पर गामजन 2 कौमी क्रिकेटर्स आमिर यामीन और सुहैब मकसूद को ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि 8000 दो वरना थाने चलो। सुहैब मकसूद ने गुज़श्ता रोज अपने ट्विटर पैगाम में इंकशाफ किया कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। जिंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर कर रहा हूं और सिंध पुलिस इतनी करप्ट है कि हर 50 किलोमीटर के बाद आपको रोककर पैसे मांगती है। क्रिकेटर ने लिखा कि पैसे ना देने की सूरत में आपको धमकी दी जाती है कि बगैर किसी वजह के पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। सुहैब मकसूद ने अपनी एक और ट्वीट में लिखा कि पैसे दिए जाएं तो फिर भी 50 किलोमीटर के बाद आपको दोबारा रोका जाएगा। हमने उनसे कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो कराची में मैच के बाद मुल्तान जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने 8000 रुपए लिए और हमें जाने दिया। दूसरी जानिब क्रिकेटर आमिर यामीन ने भी यही अहवाल ट्विटर पर बयान किया और बताया कि किस तरह उन्हें सिंध पुलिस ने सफर के दौरान परेशान किया। बाद अज़ां आईजी सिंध रफत राजा ने क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहैब मकसूद की ट्वीट्स पर नोटिस लिया। क्रिकेटर से पैसे लेने वाले सिंध पुलिस के 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। यह तो सिर्फ 2 क्रिकेटर्स की रुदात है। आम शहरियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता होगा उसका अंदाजा हमारे नाज़रीन खुद कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।